गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं अशोक, श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में अभी आप सभी शिक्षक शिक्षाविद जो भी हमसे जुड़े हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। पिछले 2 दिनों से हम कन्या भ्रूण से नारी क्रांति पे चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम दिन हमने कन्या भ्रूण के संबंध में विस्तृत चर्चा की और कल हमने मनुष्य के दृष्टिकोण से उसके लालन पालन का जिक्र किया। आज हम एजुकेशन पे बात करेंगे, मनुष्य की मानसिकता पे बात करेंगे और नारी को आधार बनाते हुए किस तरह से समाज में क्रांति लाई जा सकती है उस पर बातचीत करेंगे। जहां तक हम शिक्षा की बात है, पहली बात तो यह है कि इस संसार में लड़की को आने के लिए ही रोका जाने का प्रयास किया जाता है। बहुत सारे उदाहरण और उदाहरणों से, बहुत सारी घटनाओं से हमने ये अवगत कराने का प्रयास किया। कन्या अगर संसार में प्रवेश भी करती है तो उसका उतना स्वागत नहीं किया जाता है जितना एक लड़के का किया जाता है। बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी धारणाएं और बहुत सारे पूर्वाग्रह समाज के हमें ये शायद ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो जीवन ऐसा है कि हमें ये सिखाया जाता है कि पहले आप मान लें, उसके बाद जान लें। हमारे जीवन की जो परवरिश शुरू होती है वो इसी बात से होती है कि पहले आप मान लें और उसके बाद जानने का प्रयास कर लें। जान ले तो अच्छा है, नहीं जान ले तो भी मानना तो आपको पड़ेगा, ऐसी कुछ भावना भर दी जाती है। बहुत सारे उदाहरण, माँ अगर पूजा कर रही है और बच्चा उस पूजा से संबंधित माँ से क्वेश्चन करने लगता है तो अंततः माँ खींच कर यही कह देती है, बस मान लेना, मैं कह रहा हूँ ये ईश्वर है, सबका अन्नदाता है, सबका परवरिश करता है, सबका पालन हारता है, आप मान लो और बस बात खत्म हो गई। सदैव संसार में जो तर्क हैं उन्हें खारिज करने का प्रयास किया गया। इसलिए बहुत सारी मान्यताएं, धारणाएं और पूर्वाग्रह के आधार पर ये निश्चित किया गया कि लड़की का स्वागत नहीं करना चाहिए। इसलिए जनरली घरों में जब लड़की पैदा होती है तो उसका स्वागत नहीं किया जाता। चलो, अब बिना स्वागत के भी बच्ची आ गई है समाज में और वो बड़ी होना शुरू हुई, तो उसके साथ क्या दृष्टिकोण है, आज हम उस पर विस्तृत चर्चा आपके साथ करना चाहते हैं। पहली बात तो लड़के और लड़की के पालन में भी पक्षपात किया जाता है। फिर जब एजुकेशन की बात आती है तो एजुकेशन का आप दृष्टिकोण देखिए। लड़की को जो एजुकेशन दी जाती है वो ये सोच के दी जाती है कि ये पराया धन है। लेकिन आज नवयुवकों की अगर डिमांड है कि मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, तो माँ बाप की और समाज की ये सोच है कि उसे ऐसी कुछ डिग्री दिलवा दो कि हम कह सकें कि वो ग्रेजुएट है, हम कह सकें कि वो 5वीं क्लास पास है, वो हम कह सकें कि उसे हाई स्कूल पास है, हम कह सकें कि वो इंटर पास है। सब्जेक्ट क्या है और उनकी क्या उपयोगिता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। अर्थात अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि एक अच्छा पति मिल जाए, दहेज में कुछ कमी हो जाए, ये हमारी सोच है बच्चे को एजुकेशन देने। हम उसे यथार्थ एजुकेशन में विश्वास नहीं करते।
इसलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी बच्चियां पढ़ती हैं, जितनी भी लड़कियां पढ़ती हैं, उनके विषय बहुत सामान्य होते हैं। और अगर किसी के विषय असामान्य हैं, तथ्यपरक हैं, विज्ञान के हैं, संगीत के हैं, कला के हैं, कुछ विशेष उसने अध्ययन किया है, कुछ विशेष पढ़ाई की है, तो दुर्भाग्य है उन बच्चियों का, उन्होंने जो एजुकेशन प्राप्त की है वो गृहिणी बनने के बाद उनके कहीं काम नहीं आते। काम तो वो डिग्री भी नहीं आती जो बीए किया था, काम तो वो भी नहीं आती जो साधारण एजुकेशन से एक अच्छा घर और अच्छा पति ढूंढने के लिए जो प्रयास किया गया था, काम तो वो भी नहीं आता। लेकिन उनका फ्रस्ट्रेशन थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन जिन्होंने वास्तव में बहुत बेहतर एजुकेशन ली है और किसी विषय विशेष में एजुकेशन ली है, जब वो गृहिणी बनती हैं और उनसे गृहिणी का ही काम कराया जाता है, उस विषय को के बारे में कोई विकास की बात नहीं की जाती, तो उनके फ्रस्ट्रेशन की दर बहुत बढ़ जाती। तो हमारी एजुकेशन की जो सोच है, जो मनुष्य की सोच है, जो समाज की सोच है, वो किसी भी कन्या, किसी भी लड़की के बारे में ये है कि किसी तरह उसे डिग्री मिल जाए, उस डिग्री के आधार पे एक अच्छा पति मिल जाए, एक अच्छा घर मिल जाए, बस इससे ज्यादा कोई सोच नहीं। शिक्षा व्यवस्था पे हम बात करें तो शिक्षा व्यवस्था में आप जनरली देखेंगे कि बहुत सारे लड़कियों के स्कूल जिसमें तमाम लड़कियां पढ़ती, कुछ लड़कों के स्कूल जहाँ केवल लड़के पढ़ते, लेकिन कहीं मिले जुले भी बच्चे पढ़ते हैं, को एजुकेशन। लेकिन वहां भी अगर आप कक्षा में जाके देखें तो आप ये महसूस करेंगे कि अगर 2 रो हैं तो एक तरफ लड़के बैठे हैं, एक तरफ लड़की बैठे। आप बात करते हैं कि हम लड़की को भी बराबर का स्थान देना चाहते हैं, हम को एजुकेशन में पढ़ाना चाहते हैं, हम ऐसे ही विकसित करना चाहते हैं जैसे लड़के को विकसित करते हैं। लेकिन को एजुकेशन में पढ़ा के भी आप अलग अलग बैठाना चाहते हैं। लड़कियों की दौड़ लड़कियों के साथ कराना चाहते हैं और लड़कों की दौड़ लड़कों के साथ कराना चाहते हैं। आप लड़की और लड़कों की दौड़ एक साथ नहीं कराना चाहते। बहुत सारे जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें आप लड़कियों से लड़कियों की प्रतिस्पर्धा कराना चाहते हैं, लड़कों से लड़कों की प्रतिस्पर्धा कराना चाहते हैं। लड़की और लड़के की प्रतिस्पर्धा एक साथ नहीं कराना चाहते। क्यों नहीं कराना चाहते? कि आपकी मानसिकता ये है कि पुरुष ज्यादा बलशाली है, वो ज्यादा शारीरिक शक्ति रखता है। आपकी बात मान भी ली जाए, स्वीकार भी कर ली जाए, और ये यथार्थ भी हो सकता है कि किसी भी लड़की की शारीरिक क्षमता वो किसी लड़के से कम हो सकती है। लेकिन आपने कभी गौर किया हो कि किसी भी लड़की की जो मानसिक क्षमता है वो किसी भी लड़के से बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पुरुष वर्ग इसे स्वीकार करना नहीं चाहते। पुरुष इसे स्वीकार कैसे करे? सदियों से उसके मस्तिष्क में ये भर दिया गया है कि नारी कमजोर। मैं ये स्वीकार करता हूं कि नारी शारीरिक रूप से कमजोर बना दी गई है। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हुई, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हुई, बहुत सारे प्रयास ऐसे हुए, बहुत सारे ढंग ऐसे अपनाए गए जिससे नारी को शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया गया। लेकिन आज भी नारी मानसिक रूप से मजबूत है। कैसे मजबूत?
आज मनुष्य की मानसिकता या पुरुष मानसिकता के आधार पे जो पूरे संसार का जो विकास हुआ है, उसे अगर आप देखें तो वो विध्वंसक हुआ है, सृजनात्मक नहीं हुआ है। सृजनात्मक अगर होता तो हम मान लेते कि पुरुष श्रेष्ठ। आज अगर पूरे विश्व की स्थिति देखें तो आज पूरे विश्व में इतने विध्वंसक बम हैं कि उन्हें पूरी दुनिया को 7 बार मिटाया जा सकता है, एक बार नहीं। अगर मनुष्य से पूछा जाए कि इतने इतने बम और इतना विध्वंसक हथियार बनाने की क्या आवश्यकता है कि पूरी पृथ्वी के जितने भी मनुष्य हैं, जितनी भी जीव हैं, जितनी भी वनस्पति हैं, उसे 7 बार मिटाया जा सकता है, तो कोई आंसर नहीं। शायद मनुष्य ने ये सोचा हो कि भूल चूक में एक बार में शायद ना मिट जाए तो दोबारा मिटा लूंगा, दोबारा में कुछ बच जाए तो दोबारा मिटा लूंगा, लेकिन पृथ्वी पे कुछ भी रहे ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, इसलिए 7 बार का इंतजाम करके रख लिया। ये पुरुष मानसिकता है। स्त्री मानसिकता ये नहीं हो सकती। शायद इसीलिए स्त्री को फौज में भर्ती नहीं कराया जाता, क्योंकि जब वो गोली चलाएगी तो ये भाव उत्पन्न हो सकता है कि ये भी किसी का भाई है और ये भी किसी का पति है और ये भी किसी का पुत्र है, तो उसके हाथ कंप जाएंगे, गोली नहीं चला पाएगी। अर्थात स्त्री सृजनात्मक भाव रखती, पुरुष की मानसिकता तो ऐसी है। कल हमने बताया था कि भारतवर्ष को स्त्रीण देश कहते हैं यूरोप के लोग, भारत को स्त्री प्रधान या स्त्री मानसिकता का देश कहते हैं, क्योंकि वो आक्रामक नहीं रहा। एक छोटी सी कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी तो उसका उदाहरण मैं जरूर देना चाहूंगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बार ईश्वर मनुष्य के कृत्यों से बड़ा परेशान हो, उसके कर्मों से परेशान हो उठा ईश्वर। वैसे तो सच बात यह है कि जब से ईश्वर ने मनुष्य बनाया तब से ईश्वर परेशान है, पर फिर भी आज की स्थिति में जब पूरी दुनिया को 7 बार मिटाने के साधन उपलब्ध करा लिए मनुष्य ने, तो ईश्वर ने सोचा ये कर क्या रहा है मनुष्य। तो उसने सोचा कि जो महाशक्तियां हैं पूरे विश्व की उन्हें बुलाओ, और उनसे पूछा, जिसमें रशिया था, अमेरिका था और इंग्लैंड। तो उन्हें बुला के पूछा, सर्वप्रथम अमेरिका से पूछा कि तू क्या चाहता है। तो अमेरिका ने कहा कि पूरी दुनिया के नक्शे पे रशिया रूस नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूं कि नक्शे में उसका रूस का कहीं नाम निशान ना हो। ईश्वर मुस्कुराया, बोले अच्छा, तो फिर रूस के लोगों से पूछा तुम क्या चाहते हो। बोले पहली बात तो ये है कि हम ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते, इसलिए आप कुछ कर पाएंगे इसमें हमारा कोई विश्वास नहीं, हम तो स्वयं करने में विश्वास रखते हैं। फिर भी आप पूछ ही रहे हो तो हम बता देते हैं। तो उसने कहा कि बताइए आपकी क्या इच्छा है। तो रशिया ने भी करीब करीब वैसा ही आंसर किया कि इस दुनिया के नक्शे में हम अमेरिका का कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं करेंगे। ये शोषण करते हैं, ये पूंजीवादी दृष्टिकोण के लोग हैं, ये साम्यवादी दृष्टिकोण नहीं रखते, ये मनुष्यवादी नहीं है, बहुत सारे आरोप रशिया ने लगा। ईश्वर सांसत में फंस गए। तो फिर उन्होंने अब तीसरा पक्ष भी बुलाया था, तो उससे भी पूछना जरूरी था। तो इंग्लैंड से पूछा कि बताइए आप क्या चाहते हो। तो इंग्लैंड ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि इन दोनों की इच्छा पूरी हो जाए। ये है पुरुष की मानसिकता, ये है पुरुषवादी देश की मानसिकता।
शायद अगर भारतवर्ष वहां होता और भारतवर्ष से पूछा जाता तो शायद वो स्तरीण देश है तो इसलिए वो किसी को मिटाने की बात नहीं करता है, शायद अपने विकास की बात करता है। तो आज हम ये बात कह रहे थे कि मनुष्य की जो मानसिकता है वो ऐसी है कि यहाँ के जितने कवि हैं जिन्होंने लेखक है उन्होंने भी अगर लिखा है तो उन्होंने लिखा है कि मनुष्य एक वृक्ष है और स्त्री एक लता की भांति, एक बेल की भांति है जो उस पेड़ पर लिपटी हुई है। अर्थात मनुष्य के अस्तित्व के साथ ही उस लता का अस्तित्व है, उस स्त्री का अस्तित्व। ये भी पुरुष मानसिकता है। ऐसा संभव नहीं है कि क्या दोनों एक वृक्ष के रूप में स्थापित हो जाएं और दोनों एक दूसरे से जब हल्की हल्की बयार चले तो एक दूसरे से स्नेहपूर्ण आपस में टच करें, एक दूसरे का अस्तित्व बना रहे। क्योंकि भारतवर्ष की परंपरा ये रही कि या तो स्त्री को देवी बना दिया गया या स्त्री को दासी बना दिया गया। जब देवी बना दिया गया तो उसे पत्थरों में निर्मित करके पूज दिया गया, उसे भारतवर्ष की संस्कृति में, उसके कार्यों में, उसके विकास में उसका योगदान स्वीकार नहीं किया गया। और जब दूसरी स्थिति में आया तो उसे दासी स्वीकार कर लिया गया, उसे दासी बना दिया गया। तब भी उसके विवेक का, उसके सहयोग का भारतवर्ष के विकास में कोई योगदान स्वीकार नहीं किया। और अगर वो देवी है तो उसे एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, उसे विकास की आवश्यकता नहीं है, वो तो शीर्ष पे बैठ देवी। और अगर वो दासी है तो भी उसे किसी एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, किसी विकास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो दासी है। दोनों स्थितियों में ही विकास, जो समाज का विकास था, जो विकास में उसका योगदान हो सकता था, उसे नकार दिया गया। अर्थात भिन्नता स्वीकार की। हमारा एक सेशन था जो हमने शिक्षा के ऊपर एक सेशन लिया था, जिसमें समावेशी शिक्षा की बात, इंक्लूसिव एजुकेशन। हमने उसमें कहा था कि विभिन्न रूप से सक्षम जो बच्चे, उन्हें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि किसी भी देश का विकास हो तो उसमें उन बच्चों की जो संख्या है उसे वंचित नहीं किया जा सकता हमारे विकास में। अगर किसी भी देश में 3% बच्चा ऐसा है कि जो विभिन्न रूप से सक्षम है, अगर उस बच्चे की एजुकेशन, उसका सहयोग, देश के सहयोग विकास में न लिया जाए तो निश्चित रूप से अगर हम 97% लोगों का मैन पावर का यूज कर रहे हैं तो हमारे रिजल्ट 97% ही होंगे। अगर हमने एग्जाम 100% का एडोप्ट ही नहीं किया, उसे देखा ही नहीं, तो 100% मार्क्स का कैसे आ सकते हैं। इसीलिए किसी देश की अगर संपूर्ण जो मानव क्षमता है उसका अगर प्रयोग नहीं किया गया तो निश्चित रूप से वो देश विकास नहीं कर सकता। और पूरे विश्व में आज भी नारियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या 50% से कुछ ज्यादा ही है, कम नहीं। चाहे वो भारतवर्ष हो, चाहे यूरोप के कोई देश हो या कोई अन्य देश, कहीं कुछ दशमलव में, पॉइंट्स में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन पूरे विश्व में आज भी स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कुछ ज्यादा है। और सच बताऊं तो हृदय से जीने वाली स्त्री उम्र भी पुरुष से एवरेज एज कुछ ज्यादा ही, कम नहीं। तो हमें जो ये भिन्नता का भाव है, अभी तक पूरा समाज इस भिन्नता के भाव को स्वीकार किए हुए है। इसीलिए नारी का जो योगदान होना चाहिए वो योगदान देश के उत्थान में, विश्व के उत्थान में हम प्राप्त नहीं कर पाए। हमें समानता का भाव स्वीकार करना।
और ये समानता का भाव हृदय से स्वीकार करना पड़ेगा, मस्तिष्क से नहीं। मस्तिष्क और हृदय में क्या अंतर है? मस्तिष्क और हृदय में यह अंतर है कि आज पूरा विश्व, खासकर यूरोप, उसे समानता के धोखे में रखना चाहता है, समानता में रखना नहीं चाहता, बल्कि समानता के आधार पर उसे बहकाना चाहता है। इसलिए उसकी शिक्षा दीक्षा और उसके प्रति सोच वो उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है कि तू मनुष्य जैसे कार्य कर, मनुष्य जैसे कपड़े पहन, मनुष्य जैसी गालियां दे, मनुष्य जैसा व्यवहार कर, मनुष्य जैसी भाषा बोल, मनुष्य जैसे सिगरेट पी, मनुष्य जैसे शराब पी, वो सब कर, तेरा उत्थान हो जाए। और उसका रिफ्लेक्शन एशिया में भी है, उसका रिफ्लेक्शन भारतवर्ष में भी। मैं एक बार कुछ समय के लिए बॉम्बे में रुका और मेरा मन किया कि मैं बॉम्बे की संस्कृति को बड़े करीब से जानूं। तो जो सार्वजनिक स्थान थे, मैं वहां पे गया और मैंने ध्यान से उन्हें देखा, जो वहां नवयुवक और नवयुवतियां विचरण कर रहे थे। वहां नवयुवक और नवयुवतियों को दूर से पहचानने में तो बड़ी मुश्किल काम है। दोनों की पोशाक एक, पहले ये परंपरा थी, ये सोच थी कि धूम्रपान केवल पुरुष ही करता है, लेकिन वहां तो लड़कियां भी कर रही थी। और कहीं कहीं तो मैंने देखा कि शराब भी लोग साथ साथ पी रहे थे। करीब पहुंचा तो उनकी भाषा भी करीब करीब एक सी हो गई। एक दूसरे को जो नाम से वो उच्चारण कर रहे थे, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, उसमें स्त्री नहीं झलकती थी, दोयम पुरुष झलकता था। और बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि नारी विकास पे आज भी पुरुष उसे दोयम पुरुष बनाना चाहता है, यानी कि आज भी उसे दोयम रखना चाहता है, उसे समानता का अधिकार नहीं देना चाहता। समानता के अधिकार में तो दोयम पुरुष बनाने की आवश्यकता नहीं है। और नारी भी उस भ्रम में चली गई है कि वो दोयम पुरुष बन के एक पुरुष जैसे व्यवहार करके, पुरुष जैसे काम करके वो अपनी प्रगति महसूस कर रही है। ये दुर्भाग्य है नारी का, ये सौभाग्य नहीं कहा जा सकता। मैं एक हल्का सा एक घटना याद आ गई, या आप उसे जोक भी समझ सकते हैं, कि कहीं लाइन लगी हुई थी किसी चीज की, और वहां लिखा था कि स्त्री प्रथम, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। वहां एक नवयुवक पोशाक में एक आदमी सबसे आगे जाके लग गया, लोगों ने उसे जगह दे दी। ये जो जगह देना है, ये जो रिजर्वेशन है, ये जो रेल के डब्बे में नारी का रिजर्वेशन है, ये लाइन में जो रिजर्वेशन है, ये भी कहीं ना कहीं स्त्री में हीन भावना पैदा करता है। वो नवयुवक लाइन में सबसे आगे लग गया, एक व्यक्ति को अखरा कि हम इतनी लंबी लाइन में खड़े हैं, ये नवयुवक कैसे आगे जाके लग गया। थोड़ा दूर था, उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उस वो नवयुवक जिसके साथ आया था, उसने उससे जाके शिकायत की थी कि आइए आपका आपका बच्चा है जो सबसे आगे लग गया। उसे इतने भी सेंस नहीं है, उतना भी है, उसे व्यवहार नहीं आता है कि हम इतनी लंबी लाइन में खड़े हूं, सबसे आगे लग गया। तो उसने कहा कि वो लग नहीं गया, वो लग गई है, वो लड़की है। तो उसने कहा ओ आई एम सॉरी, मैंने पहचाना नहीं।
अच्छा, तो आप उसके बाप हैं? तो उसने कहा कि मैं उसका बाप नहीं हूं, मैं उसकी माँ हूं। हम पोशाक से पुरुष बनना चाहते हैं, हम व्यवहार से पुरुष बनना चाहते हैं। और जो पवित्रता थी नारी में, कहीं ना कहीं उस पवित्रता को नष्ट करके हम पुरुष मानसिकता को स्वीकार करना चाहते हैं, और इसे ही शायद अपना विकास समझते हैं। ये दुर्भाग्य है नारी का, ये दुर्भाग्य है पूरे नारी समाज का। आज भी वो दोयम बनने का प्रयास करते हैं, उन्हें दोयम नहीं बनना। अगर वास्तव में नारी ये चाहती है कि उसका विकास हो, तो उसके नारीत्व का विकास होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नारी में करुणा और प्रेम किसी भी पुरुष से बहुत ज्यादा है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वनस्पति का, किसी भी जीव का, अगर हम विकास की बात करें तो हम ये कहेंगे ना कि ये शेर है तो बलशाली शेर हो गया। ये गुलाब का फूल है तो इसका गुलाब का फूल का आकार बढ़ गया, उसकी सुगंध बढ़ गई। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि चमेली का अगर बाई देवी विकास करें तो उसे गुलाब बना दें, और बिल्ली का विकास करें तो उसे शेर बना दें, और शेर का अगर विकास करें तो उसे हाथी बना दें। ये संभव नहीं है, ये उसका विकास नहीं है। वो कुछ भी बना लें, वो तो भी दोयम दर्जे में ही रहेगा। नारी का आदि, नारी का जो प्रयास है वो भी करीब करीब कुछ ऐसा ही नजर आता है। और ये शायद पुरुष मानसिकता है कि उसे आज भी वो उसके विकास के नाम पे उसे दोयम स्थान पे रखना चाहता है। इसे नारी को समझना होगा, नारी को क्वेश्चन करना होगा, नारी को तर्क करना होगा, नारी को वास्तविकता और यथार्थता समझनी होगी, और उसे दोयम पुरुष में नहीं बल्कि नारी विकास में विश्वास करना। तभी नारी का संपूर्ण विकास हो सकता है। और ये बात पूरे समाज को, ये बात पूरे पुरुष वर्ग को स्वीकार करनी होगी कि माँ अगर कमजोर है तो अगली पीढ़ी भी कमजोर होगी। माँ मीन्स नारी, नारी अगर कमजोर है तो अगली पीढ़ी कभी भी बलशाली नहीं हो सकती। और जो आक्रामक, ये विध्वंसक मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, उससे केवल और केवल करुणा और प्रेम से भरी हुई नारी ही बदल सकती है। आज अगर पूरा विश्व विध्वंस के कगार पे खड़ा है, अगर वो नष्ट होने के कगार पे खड़ा है, और अगर पूरा संसार, पूरा विश्व चाहता है कि ये मानसिकता बदले, ये परिस्थिति बदले, ये व्यवस्था बदले, ये पृथ्वी बची रहे, ये मानव जाति बची रहे, ये सब जीव बचे रहे, तो उसे नारी के नारी विकास में विश्वास करना पड़ेगा। उन तमाम अवधारणाओं, उन धारणाओं, उन मान्यताओं, उन पूर्वाग्रहों से बाहर निकलना पड़ेगा, जिसमें वो नारी के विकास को उसे दोयम पुरुष बनाने का प्रयास कर रहा है। और नारी को भी समझना पड़ेगा कि उसका विकास दोयम पुरुष बनने में नहीं है, उसका विकास श्रेष्ठ नारी बनने में। मैं समझता हूं कि जो भावनात्मक अपील आप सब लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, जो यथार्थ और सच आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो सही है या गलत है मैं ये बात नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं जरूर करना सोचता हूँ और करना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न, एक जिज्ञासा पूरे समाज और नारी समाज में उत्पन्न होनी चाहिए। और पूरे समाज को और पुरुष वर्ग को ये सोचना चाहिए कि पुरुष की मानसिकता के आधार पर हमने कैसे समाज का निर्माण किया है, जो पूरी पृथ्वी को 7 बार नष्ट करने का आधार बना है। क्या हम एक दूसरा प्रयोग करके भी देख सकते हैं, जिसमें नारी के सोच पे एक समाज बने, जिसमें हम देखें कि उसमें करुणा प्रेम से एक मनुष्य, एक ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें हम नष्ट ना करके उसे जोड़ने का काम करें, उसे इकट्ठा करने का काम करें, प्रेम से रहने का काम करें। ये संभव है, संभव हो सकता है अगर हम
ये क्वेश्चन जो आज हमने उठाया है वो सबके दिलों तक पहुंचे, सबके मस्तिष्क तक पहुंचे और सब हम मिलके इस पे विचार करें। आज हम इतनी ही बात आप लोगों से कहना चाहते थे और हम चाहते थे कि हमारे दिल के उद्गार, हमारी भावनाएं, हमारी सोच आप तक पहुंचे। आप इस पे विचार करें, आपको लगे कि इस पे विचार करने के बाद हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं तो उस परिवर्तन की ओर अग्रसर हों। मुझे ऐसा विश्वास है कि अगर हम इस परिवर्तन की तरफ अग्रसर होंगे तो हम एक बेहतर समाज का, एक बेहतर पीढ़ी का निर्माण कर पाएंगे और एक बेहतर समाज, एक बेहतर विश्व का, एक बेहतर देश का निर्माण कर पाएंगे। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ, हृदय से मैं आपका आभारी हूँ। किसी के मन में कोई भी इस सेशन से संबंधित अगर प्रश्न है, बल्कि जो हमने 3 दिन सेशन लिए उससे भी संबंधित, अगर क्योंकि 3 दिन करीब करीब एक ही सेशन थे, तो उनके संबंध में भी अगर आपके मन में किसी के प्रश्न है तो वो निश्चित रूप से हमसे पूछ सकता है। मैं हृदय से उसका स्वागत करूंगा। आप सबने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार करता हूँ। बहुत बहुत आभार। एक मिनट। किसी का कोई क्वेश्चन है तो उनसे वो पूछ सकता है, अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है। किसी के मन में अगर कोई भाव है तो वो प्रकट कर सकता है। सर आदिकाल से वर्तमान काल में नारी का हमेशा अपमानित की गई है। आज भी नारी को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया जाता। नारी का हमेशा शोषण हुआ है। राजतंत्र में राजाओं ने और लोकतंत्र में नेताओं ने नारी शक्ति का शोषण किया। कोई क्वेश्चन तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन उनकी अपनी भावनाएं हैं। किसी भूपेंद्र जी ने फेसबुक पे लिखा है कि पुरातन काल से और आज तक राजतंत्र से लेके और प्रजातंत्र तक सदैव नारी का शोषण हुआ है। मैं पूर्णतः आपकी बात से सहमत हूँ और सहमत हूँ इसीलिए हमने 3 दिन का जो सेशन रखा कन्या भ्रूण से नारी क्रांति तक, वो इसीलिए रखा कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ और जो आपने क्वेश्चन उठाया है कि राजतंत्र में राजाओं ने और प्रजातंत्र में नेताओं ने, मैं इससे थोड़ा सा असहमत, पूर्णतः असहमत नहीं हूँ लेकिन थोड़ा सा असहमत हूँ। बस मैं इतना सा संशोधन करना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र में नेताओं ने ही नहीं किया, बल्कि राजतंत्र में राजाओं ने ही नहीं किया, बल्कि राजतंत्र में राजाओं ने तो किया ही लेकिन प्रजा ने भी किया, मनुष्यों ने भी किया। उसके साथ जो अधिकारी थे, सलार थे, सैनिक थे, सबने किया। किसने कसर छोड़ दी? अगर आप इतिहास में जाएं तो आप ये महसूस करेंगे कि जब एक राजा दूसरे राजा को हरा देता था तो उसके राज्य में जितनी स्त्रियां होती थी या तो उन्हें दासी बना लिया जाता था। जो जो सैनिक मर जाते थे, जो उनकी विधवाएं होती थी, उन्हें लोग यहाँ तक हुआ कि अपने दूसरे अपने राज्य में ले जाते थे दासी बना। उनमें जो बहुत सुंदर स्त्रियां होती थी उन्हें अपने हरम में रखा जाता था।
उन्हें दोयम पत्नी का दर्जा दिया जाता। चंद्रगुप्त, इतिहास में चंद्रगुप्त भी एक ऐसा उदाहरण। चंद्रगुप्त की जो माँ थी मुरा, वो भी किसी राजा की पत्नी थी। वो राजा हार गया था मगध के, जो राजा थे धनानंद। मुरा को बंदी बना के ले आया गया, दासी बना के। ऐसे बहुत लाखों उदाहरण। तो ऐसा नहीं है कि राजतंत्र में राजाओं ने नारी का शोषण किया है, बल्कि राजाओं के साथ साथ पूरे मनुष्य ने शोषण किया है। और जहां तक प्रजातंत्र की बात है, वहां नेताओं ने शोषण नहीं किया है। नेताओं ने अगर शोषण किया है तो नारी का नहीं किया, बल्कि पूरी जनता का किया। और व्यवस्था की है तो केवल नारी की ही नहीं की है, पूरे जनता की। इसलिए ये तो किसी भी नेता की और किसी भी राजा की मानसिकता पर आधारित कि वो कैसा सोचता है अपनी प्रजा के बारे में, नारी के बारे में, पुरुषों के बारे में, सबके बारे में, उन सोच पर निर्भर करता है। लेकिन हमने यहाँ किसी राजतंत्र और प्रजातंत्र की बात नहीं की है। हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यक्ति किसी विशेष व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पुरुष द्वारा नारी के शोषण की बात कर रहे हैं। हम पुरुष की मानसिकता बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बस एक बार नारी को वो अपने समान स्वीकार कर ले। और सच बात तो ये है कि ये तो हम निवेदन कर रहे हैं कि पुरुष अपने समान उसे स्वीकार कर ले, समानता का भाव, भिन्नता का भाव नहीं। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर उसने उस समानता का भाव स्वीकार कर लिया, तो मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि वो एक दिन उसे श्रेष्ठता का भाव भी स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि नारी हृदय से महान है, उसके हृदय में करुणा और प्रेम है, उसके हृदय में परवरिश है, उसके हृदय में। आपने देखा, एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई। एक बार क्या हुआ कि गांधी कहीं किसी सम्मेलन में बोलने के लिए गए। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। लेकिन जो अनाउंस कर रहे थे वो गलती से ये कह बैठे कि अब गांधी अपने 2 शब्द आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, या गांधी अपने भाव आपके सामने रखेंगे। और गांधी के साथ हमें बड़ी अच्छी बात लगी कि उनकी माँ भी है। और इतना समय नहीं था कि उसमें भूल सुधार किया जाए। गांधी जी स्टेज पे पहुंच गए तो उन्होंने यहीं से शुरू किया कि जाने अनजाने में जो अनाउंसर था उसने सही परिचय दिया। वृद्धावस्था में कोई भी पत्नी वो माँ की भूमिका में आ जाती। और जैसा हमने आज के अपने सेशन में कहा था कि माँ अगर कमजोर है, माँ अगर अपमानित है, माँ अगर उपेक्षा की गई है, तो अगली पीढ़ी मजबूत नहीं हो सकती। माँ को मजबूत होना बहुत जरूरी है। और माँ को मजबूत होने का मतलब नारी को मजबूत करना है, और नारी का मजबूत करना है कि पुरुष को उसे समानता स्वीकार करनी पड़ेगी। समानता स्वीकार नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि श्रेष्ठता स्वीकार करनी। अमेरिका की एक घटना है कि वहां जब इलेक्शन हुआ तो एक फार्म भरवाया गया। उस फार्म में लिखा था कि घर का मुखिया ओब्लिक पति का नाम। कुछ ऐसे भी तो घर होंगे जहाँ घर का मुखिया पति नहीं है, पत्नी है। ये बात संसद में उठी। बहुत सारी नारियों ने कहा कि घर का मुखिया और पति दोनों अलग अलग चीज, एक चीज नहीं हो सकती। घर का मुखिया कोई महिला भी हो सकती है, उसकी अर्निंग ज्यादा हो। पति हो ना हो ये भी एक बात हो सकती है, लेकिन घर का मुखिया और पति अलग अलग चीज।
सच बात तो ये पति शब्द कहाँ से आया? ये बड़ा गड़बड़ है। पति मीन्स मालिक। किसी भी स्त्री का कोई पुरुष मालिक कैसे हो सकता है? इस शब्द से ये झलकता है कि कहीं ना कहीं मालिक और दास का संबंध है, समानता का संबंध है ही नहीं। तो समानता का संबंध स्थापित करना है। और ये झगड़ा किसी देश का नहीं है, किसी जाति और संप्रदाय का नहीं है, किसी क्षेत्र का नहीं है, ये पूरे विश्व का झगड़ा है। पूरे विश्व का झगड़ा है। पूरे विश्व में आज ये झगड़ा है, ये तनातनी है, ये सोच है कि जैसा आपने कहा कि नारी का शोषण होता है तो उसे अपने बराबर बैठाने में बड़ी दिक्कत है। लोग भारत में भी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी कि कुछ लोगों को नीचे ही बैठाया गया, उन्हें समकक्ष नहीं रखा गया। जब समकक्ष रखने का एक युग आया कि उन्हें समकक्ष रखना ही पड़ेगा तो बहुत दिक्कत हुई लोगों को। ऐसा ही नारी के साथ भी, उसे भी समकक्ष रखने में दिक्कत है, लोग परेशान नहीं, लेकिन रखना तो पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं रखोगे तो निश्चित रूप से एक ऐसी विकृत संस्कृति और समाज की स्थापना होगी जहां संघर्ष होगा। आज नारी क्वेश्चन करने लगी है, आज नारी सोचने लगी है, आज वो अपने अस्तित्व को पहचानने लगी है, आज वो अपने बल को पहचानने लगी है। और जब सब कुछ ये शुरू हो जाता है तो उसकी विकास यात्रा को रोका नहीं जा सकता। हाँ, दिग्भ्रमित किया जा सकता है। दिग्भ्रमित करने का आज भी पुरुष प्रयोग कर रहा है, आज भी प्रयास कर रहा है। उससे हमें बचना है, खासकर नारियों को इससे बचना, ऐसा मेरे सोच। तो भूपेंद्र जी, आपने अपने जो विचार रखे उन्हें मैंने थोड़ा सा और विस्तृत रूप दे दिया है। और अगर आप हमें सुन रहे हैं या हमें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमने आपकी विचारधारा को और प्रबल किया है, उसे बल दिया है। उनके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। प्रणाम सर। हाँ बोलिए रमेश। सर मैं विवेक बात कर रहा हूँ। हाँ विवेक। सर आपका आज भी मैंने सेशन सुना और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आपके सर जो वचन थे कि महिलाओं को यदि हम प्राथमिकता देते हैं तो हमारा पूरा परिवार भी अच्छा होता है। और ये मैंने खुद भी अनुभव किया है कि जहाँ पे महिलाओं को सम्मान मिलता है वो परिवार अच्छा होता है, वहाँ के बच्चे भी सुदृढ़ होते हैं, अच्छे होते हैं और वो अच्छी जगह पे निकलते हैं, क्योंकि माँ ही प्रथम पाठशाला है। और माँ जब हम उसको सम्मान देते हैं तो माँ को जब आत्मविश्वास होता है तो बच्चों को भी बेहतर करती है। ये तो बिल्कुल बात सही है सर। लेकिन एक छोटा सा अभी जैसे 5 मिनट में लेट से जुड़ पाया था, एक बात ये निकल के आई कि महिलाएं जो होती हैं वो सृजनात्मक हैं और करुणा होता है, प्रेम है। बिल्कुल सर, हम बिल्कुल इससे एग्री हैं। तो क्या सर हम जो अभी सेना में जो भर्ती की बात आ रही है महिलाओं की, तो क्या फिर हमें वहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जब वो इतनी करुणा वाली हैं, प्रेम में हैं, सृजनात्मक हैं, तो फिर उसके बाद सर कैसे लग रहा है कि यदि हम सेना में उनकी भर्ती करते हैं और किसी देश के साथ युद्ध की स्थिति आ ही जाती है, जैसा कि अभी सर चल भी रहा है चाइना के साथ, तो क्या वो महिलाएं उस जगह पे फिट बैठती हैं सर? एक छोटा सा मेरा ये एक मतलब संशय है सर, इसलिए मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। और दूसरा मेरा सर एक चीज़ और है कि ये सर एक प्रश्न मेरे दिमाग में परसों से ही आ रहा है कि महिलाएं ज़्यादातर, वो आज आपने क्लियर भी किया है कि महिला जो है वो पुरुष जैसा बनना चाहती हैं। तो इसके पीछे क्या सर लॉजिक है? या पुरुष अच्छे हैं या पुरुष बेहतर हैं इसलिए महिलाएं पुरुष जैसा बनना चाहती हैं, या सर उनके अंदर कुछ ऐसी मानसिकता है, या वो उपेक्षित हैं इस कारण से पुरुष जैसा बनना चाहती हैं? सर ये मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता था। ये 2 सर मेरे छोटे से प्रश्न हैं सर। ये मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से। पहला जो क्वेश्चन है विवेक आपका, कि अगर हम नारी को सेना में भर्ती करें, विध्वंस के जितने कार्य हैं उनमें अगर उनका प्रयोग करना चाहेंगे तो विध्वंस करने में हम सफल नहीं हो पाए। मेरी बात समझने की कोशिश करना। हम सफलता, असफलता और सुफलता की बात नहीं कर रहे हैं आज, हम विध्वंस की बात कर रहे हैं, हम युद्ध की बात कर रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन है कि क्या युद्ध में हम सक्सेस हो पाएंगे, क्या विध्वंस करने में, दूसरे को नष्ट करने में हम सफल हो पाएंगे?
अगर हम नारी को सेना में भर्ती करते हैं या विध्वंसक कार्यों में उसका उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम हार जाएंगे, क्योंकि नारी जब सामने गोली चलाएगी तो निश्चित रूप से एक भाव उसके मन में आएगा, जो भाव पुरुष में मर चुका है वो आज भी उसमें स्थित है कि वो किसी का भाई है, किसी का पुत्र है, किसी का बच्चा है। उसके हाथ एक बार कांपेंगे, और अगर उसने गोली चला भी दी और खून से लथपथ लाश गिर भी पड़ी तो वो दूसरी गोली चलाने में झिझक जाएगी। ये भाव उस खून को निकलने के बाद ये उत्पन्न हो जाएगा कि किसी का खून तय निकल गया, क्योंकि नारी का स्वभाव बिल्कुल बिल्कुल अलग है पुरुष से। पुरुष विध्वंस करके, नष्ट करके, किसी को मार के प्रसन्नता करता है। अगर कोई सैनिक 10 सैनिकों को मार के आता है तो अपने कमांडर को बताता है गर्व के साथ कि मैंने 10 सैनिकों को मार दिया है। एक आध का तो सिर भी उतार के ले आता है, ये देखो मैं प्रूफ के तौर पे इसका सिर भी उतार रहा है। देश भी उसे जयमाला पहना देता है, अवार्डेड करता है, शौर्य वीर चक्र देता है। ये पुरुष की मानसिकता है, स्त्री की मानसिकता नहीं। सेनाओं में या एनसीसी बच्चियों से कराना या सेनाओं में भर्ती कराना या उन्हें फिजिकल स्ट्रॉन्ग इसलिए करना कि उन्हें विध्वंसक कार्यों में हम उनका उपयोग कर सकें, ये गलत सोच है। इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन था आपका कि क्या दूसरा क्वेश्चन क्या था विवेक? सर मैं दूसरा ये मेरा जानना चाह रहा था कि पुरुष जैसा महिलाएं क्यों बनना चाहती हैं? ये महिला के मन में ये भाव भर दिया गया पूरे विश्व में कि पुरुष श्रेष्ठ है, पुरुष मालिक बना दिया गया। मैंने अपने कल परसों के सेशन में एक बात बताया था कि माँ भी अगर पुत्री को कहती है कि आप लेटर लिखो अपने पति को, तो कहती है, उसे पढ़ाती है, उसे बताती है कि लिखो मेरे प्राणनाथ, और नीचे लिखवाती है कि मैं आपके दासी। प्राणनाथ मीन्स मालिक, प्राणनाथ मीन्स ईश्वर। मालिक और दासी का संबंध स्थापित किया गया। भारतवर्ष में, एशिया में मालिक और दासी का संबंध स्थापित किया गया, और यूरोप में तो उसे भोग्या के रूप में स्वीकारा गया। दासी से भी कुछ निचला स्तर बना दिया गया। तो आज तो उसने एक लंबे समय के शोषण के बाद ये स्वीकार कर लिया कि मनुष्य श्रेष्ठ है, वो मालिक है, वो श्रेष्ठ। जैसे उदाहरण के तौर पे भारतवर्ष में भी कोई गोरा आदमी हो तो उसे ऐसा माना जाता है कि अच्छा। ये भावना कभी सोची आपने कहां से आई? क्योंकि हमारे शासनकर्ता जो है वो गोरे थे, इसलिए ये भाव आया। अन्यथा तो भारतीय तो सांवला आदमी, जितने भी द्रविड़ हैं, जितना भी साउथ का आदमी है, वो उसका कलर थोड़ा गहरा है, अच्छा है। लेकिन श्रेष्ठता ये मानी गई ना कि वो गोरा है। किसी का व्याख्या भी करते हैं, वो बड़ा गोरा सा लड़का चुना है शादी के लिए, लड़की के लिए, लड़का गोरा है, लंबा है, वो सब हम, ये भाव कहाँ से आया? इसलिए आया कि जो हमारे शासनकर्ता थे वो गोरे थे, लंबे थे, ये भाव आया। इसलिए ये भाव हमारे जीन्स में, हमारे ब्लड में आ गया, इसलिए हमारी सोच ऐसी बन गई। स्त्री के मन में भी ये बैठा दिया गया कि पुरुष श्रेष्ठ है। इसलिए जब उसके विकास की बात आई, उसे थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली, तो उसके मन में ये भाव आने लगा कि मैं पुरुष जैसा बन जाऊं तो शायद श्रेष्ठ बन जाऊंगी। इसलिए पुरुष जैसे कपड़े पहनने शुरू किए, पुरुष जैसा जूता पहनना शुरू किया, पुरुष जैसे बाल रखने शुरू किए, वो सब कुछ वैसा करने लगे जैसे पुरुष करता है। मैंने बताया ना कि पुरुष की तरह सिगरेट पीने लगी, शराब पीने लगी, भाषा बदल ली। आपस में जो महिलाएं, नई लड़कियां आपस में अपनी सहेलियों में जो बात करती हैं, वो उस तरह की भाषा का और उस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करती हैं जो पुरुष करता है। तो वो पुरुष बनने की होड़ में लग गई। ये विकास नहीं है, ये नारी का भटकाव है, ये विकास का भटकाव है। वो विकास के आधार पर भटक गई है, उसे पुरुष बनने की आवश्यकता नहीं है। उसके मन में ये भाव आना चाहिए, नारी सदैव श्रेष्ठ रही है, आज भी श्रेष्ठ।
लेकिन नारीत्व में श्रेष्ठ है, नारीत्व का विकास करना है, पुरुष नहीं बनना। पुरुष बनेगी तो पुरुष पूरे समाज को भी नुकसान होगा, क्योंकि अभी हमने बताया ना कि युद्ध में अगर भर्ती करोगे तो हमारा युद्ध में उद्देश्य क्या होता है? दूसरे को नष्ट करना होता है। मैं सुफलता दूसरी संस्कृति की बात नहीं कर रहा अब इस वक्त, मैं कह रहा हूँ युद्ध जब हम करते हैं तो एक दूसरे को नष्ट करने का भाव होता है। कल अगर चाइना के साथ युद्ध होगा तो हमारा पूरा देश ये चाहेगा कि चाइना हार जाए, उसका सबसे ज्यादा नुकसान हो, उसे ये सबक मिले कि भारत को छेड़ोगे तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। यही भाव होता है ना युद्ध, तो विध्वंसक भाव होता है। उस विध्वंसक भाव को नारी पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी जो मूल संरचना है वो करुणा और प्रेम की है, वो घृणा की नहीं है, वो नष्ट करने की नहीं है, वो किसी को चोट पहुंचाने की नहीं है, किसी को ममत्व देने की। इसलिए हम उसकी जो प्रकृति है, जो उसकी प्रवृत्ति है, उसके विपरीत अगर उससे काम लेंगे तो निश्चित रूप से हम गड़बड़ाएंगे। और नारी को ये समझना चाहिए कि वो दोयम पुरुष बनने जा रही है, फिर भी दोयम रहेगी। नारी तो श्रेष्ठ हो सकती है, पुरुष तो दोयम ही रहेगी, क्योंकि शारीरिक बल वो उतना प्राप्त नहीं कर सकती है जितना मनुष्य में, इसलिए दोयम पुरुष बन के रह जाएगी। इसलिए उसे विकास की जो दौड़ है उसकी दिशा सही करनी पड़ेगी, वो गलत दिशा में जा रही है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा सोचना है, मेरा ऐसा, मैं समझता हूँ कि विवेक आप तो आंसर मिला होगा जो आपके मन में जिज्ञासा। थैंक यू सर, बिल्कुल आसानी से समझ में आया सर, थैंक यू सर। पुष्पा जी आप कुछ कहना चाहती हैं? आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है। पुष्पा मैम आप एक काम करिए, अपने जो आपका माइक है उसे अनम्यूट करिए। एक माइक दिख रहा होगा उस पर रेड कलर का होगा, उस पर आप टच करेंगे तो आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा। अभी पुष्पा मैम उधर से मैं सर कुछ बोल रही हैं, शायद उनका माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। पुष्पा जी आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है, पता नहीं आपके सिस्टम में गड़बड़ है कुछ। हमारे माइक म्यूट है। माइक आपका म्यूट है, उसे अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। मैम आपकी स्क्रीन के बिल्कुल बीच में एक रेड कलर का निशान होगा, वही आपका माइक का निशान है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका अनम्यूट हो जाएगा। नहीं हो पा रहा है सर मैम से। कोई बात नहीं पुष्पा जी, अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, वो हम तक पहुंच जाएगा, क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। हाँ जी, अभी आई थी उन्होंने माइक अनम्यूट किया था। मैम बिल्कुल वैसे ही करिए जैसे अभी आपने किया था, माइक अनम्यूट वहीं। हाँ अब ठीक है एकदम। अब आप बोलिए। यस मैं बोल रही हूँ सर, मेरे बिहार में ना सर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है सर, और उसमें ना मेरे प्रेजाइडिंग की ड्यूटी मिली है, तो सर उसके लिए ना अलग अलग तारीखों पे मेरी ट्रेनिंग हो पाती है सर। तो जब ट्रेनिंग में चली जाती हूँ सर तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं आपका क्लास छोड़ती हूँ। आपकी बातें ऐसी होती हैं सर जो अपने जीवन में उतारने की बात है, क्योंकि मैं खुद से नौकरी कर रही हूँ, मेरे पति भी नौकरी करते हैं, तो हम दोनों जने नौकरी करते हैं, सास ससुर भी हैं, परिवार है, बच्चे हैं, सारे लोग हैं। तो सर आपने जो कहा कि एक औरत का गुण उनमें होना चाहिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा सर। मैं खुद मतलब नियमित शिक्षिका हूँ, बहुत दिनों से नौकरी कर रहा हूँ, मेरे बच्चे नौकरी के बाद हुए, तो सारे परिवार को लेकर चलना होता है। अगर हम अपने परिवार वालों से अच्छे व्यवहार नहीं रखेंगे तो बताइए मेरे बच्चे को कौन रखता है, मैं ड्यूटी कैसे कर पाता हूँ? तो ये तो सही है सर कि पुरुष तो पुरुष है ही है, हम महिलाएं। आपका माइक फिर अनम्यूट हो गया है मैम। तो सर मैं बोल रही हूँ कि जैसे हम दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं सर, बच्चे नौकरी के बाद हुए, तो परिवार में अगर सहयोग ना हो, हम अपने आप को ये ना समझे कि हम किसी की पत्नी हैं, तब तक सर वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। नौकरी करना एक अलग बात हुई, पैसे कमाना एक अलग बात हुई, घर के सारे रखरखाव को व्यवस्थित करना भी अलग बात हुई, लेकिन हम जब एक औरत है सर, तो एक औरत में जो आपने जो कहा कि एक औरत में एक मानवीय गुण औरत का होना चाहिए, ये आपने बिल्कुल सत्य कहा सर।
अगर हम में ऐसा गुण ना रहे, हम अपने पति से ये बोलें कि मैं भी पैसे कमाती हूँ, तुम क्या कर लोगे, ऐसे वैसे, तो सर ये परिवार बनने वाली बात तो नहीं होगी सर, बिगड़ने वाली बात हो जाएगी। और इसके बुरे असर हमारे बच्चों पर पड़ेंगे, जो हमारे आने वाले भविष्य। प्लस जो हमारे सास ससुर हैं, बूढ़े हो चुके, उनकी भी सेवा की आवश्यकता है, उनको भी समय से दवा, भोजन, नाश्ता की जरूरत होती है सर। तो हम लोग खुद इस बात को मैनेज करके चलते हैं कि आखिर उन्हें किस कदर मैनेज किया जाए, प्लस अपने स्कूल को भी देखा जाए। शाम आते सर बच्चे छोटे छोटे होते हैं, सास पकड़ के रखते हैं, काम भी पूरा घर का करते हैं। अगर वैसे अवस्था में हम ये कहें कि मैं ये ना करूंगी, मैं नौकरी करती हूँ, पैसे इतना कमाती हूँ, मुझे सरकार 60,000 70,000 रुपए देती है, मैं क्यों करूँ, तो सर ये तो रियली में बुरी बात होगी और परिवार टूटने के कगार पर हो जाएंगे सर। और मैं आपकी बातों का समर्थन करती हूँ कि एक औरत होते हुए, ठीक है, हम मर्दों से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं अपने देश में, ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अपने घर की आर्थिक व्यवस्था को भी व्यवस्थित कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर खर्च कर रही हूँ सर, ये भी सही बात है। लेकिन एक जो मतलब पत्नी नहीं, मतलब एक नारी का जो नारीत्व होना चाहिए, जो उसमें गुण होने चाहिए, वो होने चाहिए सर, मेरे समझ से। मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में महसूस किया सर। और अभी तो सर ये चुनाव में लगी हुई हूँ सर, तो इधर से उधर प्रेजाइडिंग की जो है ड्यूटी सर, वो बड़ी कड़ी है, तो उसी में व्यस्त रहती हूँ सर अभी फिलहाल। पुष्पा जी, आपके विचार वास्तव में सम्माननीय हैं। और हमने जो आज बात कही है, 3 दिन से जो हम बात कर रहे हैं, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमने पुरुष की मानसिकता को बदलने की बात की है। जी हमने नारी को कहा है कि जो नारी जिस स्वरूप में है, वो माँ के रूप में है, वो पत्नी के रूप में, वो बहन के रूप में है, उसे जी हमें स्वीकार करना चाहिए। उसे जी हाँ कमजोर व्यक्तित्व का व्यक्ति नहीं मानना चाहिए कि वो कमजोर व्यक्तित्व की व्यक्ति। अब जैसा कि आपने बताया कि आप बराबर कमाती हैं, मेहनत करती हैं, स्कूल भी जाती हैं, सब कुछ, आफ्टर दैट आप घर गृहस्थी का भी कार्यभार संभालती हैं, उसमें गर्व महसूस करती हैं। और ये जी करुणा ही तो है कि आज आप सास ससुर को भी, अपने बच्चों को, पति को, सब लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहती हैं कि वो सब आपसे खुश रहें। उनका जी भी तो फर्ज है कि हम कुछ ऐसा व्यवहार करें कि पुष्पा जी खुश रहें। जी ये हम बात कह रहे हैं। जी हाँ सर, तो रहती हाँ, हूँ। होता ये आया है कि ये मान लिया गया कि पुष्पा जी नौकरी भी करेंगी, खाना भी बनाएंगी, परोसेंगी भी, और सब कुछ करेंगी, ये उनकी ड्यूटी है। देखिए सर, अगर ये मैंने अपनी बातों को देखा कि मैंने इतना किया, तो मुझे ये भी तो देखना है कि मेरे पीछे में मेरे बच्चों को उन्होंने 6 घंटे रखे, 6 हाँ, घंटे बिल्कुल। स्कूल का, 2 घंटे आने जाने का, यानी कि 7 2 9 घंटे सर, 9 घंटे उन्होंने मेरे बच्चे को रखा, तो मेरे नहीं, पास जो समय बचा उसी में तो सारा काम मैंने भी किया। नहीं अगर पुष्पा मेरे जी, बच्चे यहाँ आप गड़बड़ कर रहे हो। क्यों? आपके बच्चे जो हैं, वो आपके बच्चे कहाँ हैं? उनके पोते नहीं है, उनकी पोती नहीं है, आपके पति के बच्चे नहीं है। हाँ सर, हैं तो वो भी तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं ना सर। हाँ, तो वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, वो एहसान जी नहीं कर रहे हैं पुष्पा जी पे, जी, वो तो वो अपना अपने कर्तव्य कर रहे हैं। जी, वो अपने कर्तव्य को भी निभा रहे हैं मेरे हाँ, साथ, और और आपको अपना मुझे भी कर्तव्य निभाना है। निभाना, बस यही बात हम चाहते हैं कि जी, देखिए सर, एक बात, जैसे मान लिया सास ससुर और काफी जायदाद है, तो मैं हमेशा ये अधिकार जताऊं कि आपके मतलब संपत्ति पर मेरा पूर्ण अधिकार है। तो सर अधिकार के प्रति कर्तव्य भी तो छुपा हुआ है, हमारा कर्तव्य तो उन्हीं के प्रति बंधता है, तो कर्तव्य तो मुझे करना ही करना है। सही कह रहे हैं, लेकिन हम माफी चाहेंगे कि हमारा समय हो गया है, 11 बज गए हैं और दूसरा यस, सेशन शुरू होना है, तो हम जी और नमस्कार। समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। आप सब जी लोगों नमस्कार ने सर। हमें ध्यान से सुना और हमारे साथ चर्चा पर चर्चा की, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जी नमस्कार सर, नमस्कार।